वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं केंजन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमएसएमई क्या है। सबसे बड़ा डाउट हम सबके मन में आता है कि एमएसएमई है क्या ये, जिसकी आप सबको पता होगा इसकी डेफिनेशन। एमएसएमई क्या बोलते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये इसकी फुल फॉर्म है एमएसएमई की। अब क्वेश्चन आता है कि एमएसएमई है क्या, तो उसके लिए हम रिवाइज डेफिनेशन पे चलते हैं जो हमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई थी। कि इन्होंने कहा कि न्यू डेफिनेशन हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने एमएसएमई को वाइड स्कोप दे दिया है। जिसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं कि सबसे पहले इन्होंने कहा डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई विल बी रिवाइज, कि भैया हमने उसे रिवाइज कर दिया और हम कर देंगे उसे आगे भी। इन्वेस्टमेंट लिमिट हमने रिवाइज कर दिया है, उसे बढ़ा दिया है जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होती थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि एडिशनल क्राइटेरिया और टर्नओवर विल बी इंट्रोड्यूस, हमने यहाँ पे टर्नओवर का क्राइटेरिया भी इंट्रोड्यूस किया है किसके अंदर? एमएसएमई की डेफिनेशन में। और साथ में इन्होंने कहा कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को लेके हमने जो डिस्टिंग बिटवीन किया है उसे एलिमिनेट कर दिया। पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग एमएसएमई की डेफिनेशन थी इन्वेस्टमेंट को पर्पज से। अब ये बात करते हैं यहाँ पर नेसेसरी अमेंडमेंट कि इन्होंने क्या किया है। उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि पहली डेफिनेशन क्या थी और अब रिवाइज होकर क्या चीज आया है। तो उसके बारे में चलिए हम चलते हैं। हमारे साथ हार्दिक है। हार्दिक, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले एमएसएमई की जब डेफिनेशन हम चेक करते थे तो यहाँ पर बात की जाती थी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के बारे में और सर्विस सेक्टर के बारे में। अब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को एलिमिनेट कर दिया कि अलग अलग ना करते हुए इन्होंने एक ही में कोलैबोरेट करते दोनों चीज़ों को। अब इन्होंने कहा कि यदि आप पहले आप इन्वेस्टमेंट करते थे 25 लाख रुपीज़ की तो आप माइक्रो में आते थे, और यदि आप इन्वेस्टमेंट करते थे अप टू 5 करोड़ की तो आप आते थे स्मॉल में, और आप यदि 10 करोड़ की करते थे दैट मीन्स कि इसे आप इलेबोरेट करो कि 25 लाख तक है अप टू, तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। यदि आप 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम की बात करोगे तो आप आते थे स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर। और यदि आप बात करें 5 करोड़ से अबव और 10 करोड़ से लेस की तो आप आते थे किसमें? मीडियम में। और यदि हम सर्विस की बात करें तो वहां पर अलग इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी कि 10 लाख रुपीज की, 2 करोड़ रुपीज की और 5 करोड़ रुपीज की। तो आप देख पा रहे हो कि इस डेफिनेशन को याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को इन्होंने अलग अलग माना था। जबकि आप जानते हैं कि सर्विस सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है एमएसएमई में एज कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इन्होंने कहा कि हम एलिमिनेट कर देते हैं डिस्टेंस, मतलब जो डिफरेंस इन्होंने किया हुआ था कि अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक वन टाइम कंसीडर करते हुए। इन्होंने कहा अब ना हम ना दो पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, एक ले लेते हैं टर्नओवर का, एक लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात की जाती थी, आज की डेट में टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों हम कंसीडर करेंगे। तो इन्होंने कहा कि यदि अप टू 1 करोड़ रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी में और टर्नओवर आपकी अप टू 5 करोड़ रुपीज है, देन आप माइक्रो में आएंगे। ऐसे ही 10 करोड़ और 50 करोड़ की बात करी इन्होंने, और 20 करोड़ और 100 करोड़ की बात करी। इसको याद करने के लिए मैं आपको सिंपली वर्ड में बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखो, यदि हम बात करें इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ठीक है, तो आपको सिंपली बोलना है कि इन्वेस्टमेंट के केस में इन्होंने 1 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ और 20 करोड़ की बात की है, ठीक है। और जब हम टर्नओवर की बात करेंगे तो उस केस में इन्होंने बोला कि हम सिंपली 5 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ की बात करेंगे। तो आपको देखने से पता लग रहा होगा 1 करोड़ और 5 करोड़। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें हार्दिक तो 1 करोड़, और टर्नओवर की बात करेंगे तो 5 करोड़ की बात करेंगे, तो हम किस में आएंगे? माइक्रो में। और 10 करोड़ और 50 करोड़ के केस में हम आएंगे किसमें? स्मॉल में। और हम मीडियम की बात करें तो 20 करोड़ और 100 करोड़ की। तो एक सिंपल सी बात है कि आज के प्रोस्पेक्टिव में मतलब क्या होता है कि जो एसएससी होता है नॉर्मली कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैं ट्रेडिंग सेक्टर में हूँ, क्या मैं एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? तो देखो दोस्तों, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग सेक्टर की यहाँ बात की नहीं इन्होंने कवर करने के लिए। यहाँ इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की बात की है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप ट्रेडिंग सेक्टर में हैं तो आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में है और या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को लेके अपनी डेफिनेशन को रिवाइज किया है। तो यहाँ से एक बात तो निकल के आती है कि जो एमएसएमई की डेफिनेशन है उसमें इन्होंने एक बात बोल दी कि हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को हम अलग से कंसीडर नहीं करेंगे, और हम इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की पर्पज पे ही हम डिसाइड करेंगे कि वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, स्मॉल है या मीडियम है, ठीक है। तो हम अपने स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एमएसएमई क्या है।
तो हार्दिक आपको एमएसएमई की डेफिनेशन एज पर मतलब न्यू क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एमएसएमई में जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप यदि बात करें इन्वेस्टमेंट की तो आप किसकी बात करेंगे, 1 करोड़ की और 5 करोड़ और 10 करोड़, ये ऐसे नहीं, 1 करोड़ 5 करोड़ और 20 करोड़ ये था, या 1 करोड़ 10 करोड़ और 20 करोड़, बताओ केबीसी खेल लेते हैं आप। 1 करोड़ 5 करोड़ और 20 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ और 20 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 5 करोड़ और 20 करोड़, आप गलत बोल रहे हैं, देखो 1 करोड़ 10 करोड़ और 20 करोड़। तो यहाँ से आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ 10 करोड़ और 20 करोड़ है। और टर्नओवर की बात करें तो कितनी है, 5 करोड़, अच्छा 5 करोड़ 50 करोड़, ओके 100 करोड़। हाँ बिल्कुल सही। तो हम मान लेते हैं कि अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज में हम चेक करेंगे 1 करोड़ 10 करोड़ और 20 करोड़, और टर्नओवर के पर्पज में हम चेक करेंगे 5 करोड़ 50 करोड़ और 100 करोड़। उसी की बेस पे हम बताएंगे कि एमएसएमई में कौन सी कैटेगरी में आप कवर होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। चलिए उसके हम आगे बात करते हैं कि देखो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हमें लेना है नहीं लेना है, हम एलिजिबल है नहीं है, ये हम डेफिनेशन से हम पता लगा लेंगे। उसके बाद आते हैं कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेने से बेनिफिट क्या है हमें। हम बात करें कि यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई क्या है, देखो एमएसएमई क्या थी हमें पता लग गया, अब बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा हमारे होनेबल जो प्राइम मिनिस्टर वो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने, इन्होंने क्या कहा, निर्मला सीतारमन जी ने, इन्होंने बात करी अब बेनिफिट्स की। यदि मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो आपको पता होगा ये हमारी जो इनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की इन्होंने दी थी अपनी, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था कि हम 20 लाख करोड़ रुपीस लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 3 लाख करोड़ रुपीस हम किसको देंगे, एमएसएमई सेक्टर के बेनिफिट के लिए लेके आएंगे, जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। यदि हम पूरे 20 लाख करोड़ की बात करें तो हमारी इकोनॉमी का जीडीपी है 10% के इक्वल, मतलब ये अमाउंट। तो हम अपनी स्लाइड पे आते हैं और इसमें बात करते हैं कि बेनिफिट्स की बात करें तो क्या है। तो हमारे इसमें सबसे पहला बेनिफिट आता है कि गवर्नमेंट ने बोला कि वो ना लोन कैंप लगाएंगे, लोन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द 400 डिस्ट्रिक्ट्स अप टू अक्टूबर 2020, मतलब अप्रोक्स 31 अक्टूबर 2020 तक हमारे 400 सिटी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कैंप लगेंगे जिसमें एमएसएमई का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसका रीजन क्या था मैं आपको बताता हूँ। जब एक नॉर्मल बंदा हमारी यहाँ किसी की वीडियो देख के एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेके और बैंक में लोन लेने के लिए जाता था तो बैंक मैनेजर उसको अच्छे से एंटरटेन नहीं करते थे। तो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि अब आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, अब बैंक मैनेजर आएगा, क्या करेगा, वो कैंप लगाएगा 400 डिस्ट्रिक्ट्स में, पहले वो 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाएंगे, उसके बाद फर्दर 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाएंगे, और ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये अक्टूबर मंथ के एंड तक ही कंप्लीट हो जाएगा कि क्या कि 400 जो कैंप लगाने वाले हैं। उसके हम बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लोअर एज नॉर्मल रेट, मतलब आपको पता होगा जब भी हम एमएसएमई का सर्टिफिकेट बैंक में प्रोवाइड कराते हैं और एक एप्लीकेशन या एक फॉर्म फिल करके देते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हम एमएसएमई में कवर हैं, तो हमारा इंटरेस्ट रेट चार्ज जो बैंक पे लोन पे हो रहा है तो अप्रोक्स 1 से 2% उसमें लोअर रेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 20% लोन एज अ डेब्ट ऑन द 29 फरवरी 2020, मतलब ये जो अमेंडमेंट आई थी दैट मींस की एक तरह से बेनिफिट जो एसएससी को दिया है वो ये है कि एज ऑन मतलब यदि हम 29 फरवरी 2020 को आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो डेट्स हैं आपके जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो या तो आपके बैंकिंग से हो, नॉन बैंकिंग से हो, या आपके एनबीएफसी से हो, दैट मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से हो, तो उस केस में उसका 20% लोन टोटल डेट्स का 20% फर्दर लोन ले सकते हो एज एन एमएसएमई विदाउट गारंटी पेपरलेस, ठीक है। ये एक अलग से इन्होंने बेनिफिट दिया। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल सब्सिडीज की, कि मतलब क्या होता है जब भी आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो इन्होंने अपना अलग से बजट दिया है उसमें इन्होंने कहा कि अब जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है ऑर्गेनाइजेशन उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडीज दी जाएंगी, दैट मींस की डिडक्शन किया जाएगा एज नॉर्मल एसएससी के कंपैरिजन में। उसके बाद आते हैं फ्यू न्यू कस्टमर फॉर द वन एग्जिस्टिंग कस्टमर। क्या होता था कि अब जो नॉर्मल कस्टमर होता है उसने ना दुहाई लगाई, दैट मींस कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बोला कि भैया ऐसा है कि आपने तो बोल दिया ये अनाउंसमेंट्स कर दी, मगर क्या होता है बैंक वालों के ना खास बंदे होते हैं अपने जिनको इन्होंने ऑलरेडी लोन दे रखा होता है, तो ये क्या करेंगे नया लोन भी उन्हीं को देंगे, एमएसएमई में लोन भी उन्हीं को देंगे पहले,
हम नॉर्मल बंदे जो नया स्टार्टअप कर रहे हैं या नया बिजनेस में आए हैं, हमने अभी भी रजिस्ट्रेशन करवाया, हमें लोन नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि एक बात का ध्यान रखना मैनेजर जितने भी बैंक के हैं कि भैया 5 न्यू कस्टमर के साथ में एक एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा आपका। मतलब यदि आपने एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को दिया जिसने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, तो आपको 5 नए कस्टमर साथ में लेने होंगे जिन्होंने आपके बैंक से लोन नहीं लिया होगा किसी भी तरह का। ठीक है ना? तो इससे एसएससी नॉर्मल एसएससी को बेनिफिट होने वाला है, जो एमएसएमई में रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद बात की जाती है यहाँ पर कि डेटर विल बी पे विद इन 45 डेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एमएसएमई सेक्टर में। क्या होता था कि कंपनीज ना पे नहीं करती थी पैसा। फॉर एग्जांपल हार्दिक, मैंने आपसे माल खरीदा, मैं एक कंपनी हूँ, आप एमएसएमई है, ठीक है, तो मैं अपनी खुद की टर्म्स बना के रखता था कि 60 डेज 90 डेज के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। हो सकता है वो 6 मंथ भी हो जाता था, 180 डेज भी हो जाते थे, उससे ज़्यादा भी हो जाते थे। तो आपकी बैलेंस शीट में मैं एक एज एन डेटर खड़ा रहता था। तो अब ये कंपनी और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इन्होंने ये अलाउ कर दिया कि एमएसएमई सेक्टर के साथ जो भी डील करेगी कंपनी, उसको विद इन 45 डेज के अंदर उसका पेमेंट करना होगा। यदि वो 45 डेज के अंदर फेलियर हो जाती है पेमेंट करने में, तो उसको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उस पेमेंट पे और उसको पे करना होगा एमएसएमई सेक्टर वाले ऑर्गेनाइजेशन को। ये भी एक बेनिफिट है एमएसएमई का, जो बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ में। और आपको पता भी होगा, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नॉलेज है कि अभी एमएसएमई के रिगार्डिंग कंपनीज को एक फॉर्म भी फिल करके देना था कि एमएसएमई का कोई लोन तो नहीं खड़ा, ऐसा कोई डेटर तो नहीं है, या आपको कोई जिससे आपने डील किया जो एमएसएमई में कवर हो उसकी डिटेल देनी थी फॉर्म करके। वो इसी चीज़ के लिए था। उसके बाद आती है नंबर ऑफ लोन, मतलब नो लोन फॉर द एमएसएमई सेक्टर विल बी डिक्लेयर्ड एनपीए टिल मतलब 31 मार्च, 31 आना है यहाँ पर 31 मार्च 2020। मतलब कोई भी लोन जो एमएसएमई सेक्टर का है वो एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा 31 मार्च 2020 तक। यदि वो स्ट्रेस भी है देन भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं एमएसएमई हेल्पलाइन की कि एमएसएमई हेल्पलाइन विल हेल्प द एमएसएमई इन द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्ट्रेस लोन। मतलब क्या होता है, जिसने स्ट्रेच लोन कौन से होते हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट एक या दो इंस्टॉलमेंट पे नहीं की होती, उन्हें लोन को स्ट्रेच लोन बोला जाता है। तो उनके लिए भी इन्होंने अलग से एक फॉर्म दिया कि आप फॉर्म फिल करके दे दो, ठीक है, स्ट्रेच लोन के केस में उनको हेल्प की जाएगी। और साथ में इन्होंने कहा कि ओटीएस की बात की इन्होंने, क्या होता है वन टाइम सेटलमेंट की बात की जाती है। क्या होता था, बहुत सारी एमएसएमई ऐसी थी जिन्होंने रजिस्टर तो करवा लिया था, अब उनका स्टार्टअप नहीं हो पा रहा था, मतलब बिजनेस रन नहीं हो पा रहा था। वो इस पोजीशन में थे कि उनको हर हाल में अपना बिजनेस को क्लोज करना था। तो वो क्या करते थे कि जो सिक्योरिटी होती थी उसको सेल आउट करके, मतलब फाइनली वो वन टाइम में सेटलमेंट करना चाहते थे टैक्स के द्वारा, तो उसे ओटीएस बोला गया है यहाँ पर। ये स्कीम पहले नहीं थी, अब ये भी इंट्रोड्यूस की गई है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद बात करते हैं मुद्रा लोन की। देखो सबसे ज़्यादा ये खास बात है, लोगों को हालांकि ये पता होता है कि मुद्रा लोन जो बैंक देता है उसके अंदर 2% की रियायत है यदि आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं। ये एक फर्दर बेनिफिट है किसको, एसएससी को। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। दोस्तों बाय।